हेलो फ्रेंड्स, श्याम जी क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज हम करेंगे सीटेट जुलाई 2019 क्वेश्चन पेपर। आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ऑफिशियल आंसर की के अनुसार बताया जाएगा। चलो लेट वी स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? जेंडर। जेंडर क्या है? तो जेंडर क्या है? एक जेंडर देखिए, जेंडर एक सामाजिक संरचना है। क्या है जेंडर? एक सामाजिक संरचना है। इसमें ये क्वेश्चन लगभग हर एक साल आ ही जाता है और इसमें बच्चों की बहुत कन्फ्यूजन रहती है। क्या कन्फ्यूजन है? हिंदी में बच्चे कभी तो बोल देते हैं जैविक निर्धारक है, लेकिन इसका राइट आंसर है जेंडर एक सामाजिक संरचना है। इसको इंग्लिश में देख लीजिए, जेंडर क्या है? जेंडर इज ए सोशल कंस्ट्रक्ट। सेकंड क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान कराता है? व्यापक, व्यापक मीन्स फैलना, विकास के सही आयामों की पहचान कराता है। इसमें देखिए, ऐसे देख लीजिए इसको याद करने के लिए या इसको अच्छे से समझने के लिए कि एक छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे का विकास अच्छे से कैसे होता है, जैसे शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और फिर संवेगात्मक। ये क्या है? बच्चे के पहले पहले क्या होता है? शारीरिक विकास होता है बच्चे का, फिर संज्ञानात्मक विकास होता है, फिर सामाजिक विकास होता है और फिर संवेगात्मक विकास होता है। ये क्या है? बच्चे का सही क्रम लगा लीजिए कि विकास का क्रम बच्चे का ऐसे ही होता है। आगे देखिए, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही कथन है? बुद्धि क्या है? बुद्धि बहुआयामी है, मतलब बुद्धि बहुआयामी है, जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से प्रमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल है। मतलब क्या है? बुद्धि बहुत ही अलग अलग टाइप से फैली हुई है और इसके बहुत से ऐसे परीक्षण है जिसको पूर्ण रूप से प्रमेय भी नहीं किया जा सकता। Intelligence is mutual dimensional involvement service ability not entrials measurables by intelligence test। तो क्या बोला गया कि प्रमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं हैं। और क्वेश्चन देख लीजिए, ये तो आपको आंसर राइट पता है, लेकिन आगे देखिए, बुद्धि अभिसारी, अभिसारी देखिए, एक तो होता है अभिसारी चिंतन, एक होता है अपसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन, बुद्धि अभिसारी रूप से सोचने की योग्यता है। अभिसारी, अभिसारी का मतलब होता है जो एक सीमित दायरे के अंदर सोची जाती है। जैसे किसी बच्चे से हम पूछते हैं कि भारत की राजधानी क्या है, तो जवाब देगा कि दिल्ली। उसमें क्या, उसका फिक्स आंसर है, ये आंसर नहीं बदल सकता। लेकिन हम किसी बच्चे को पूछते हैं भी तुम्हारी फैमिली कैसी है, कैसी है तुम्हारी फैमिली के सदस्य, तो ये चीज़, इस चीज़ का आंसर बच्चे सभी अपनी अपनी सोच के अनुसार, समझ के अनुसार, अपने थिंकिंग के अनुसार देंगे। तो वो क्या है? अपना अपसारी चिंतन है। तो अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन में देख लीजिए, यहाँ नहीं देखिए, यहाँ देखिए, एक मिनट। अपसारी, अपसारी अप मीन्स ओपन, तो ओपन का मतलब ओपन थिंकिंग। क्या हो गया? अभिसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन होता है ओपन थिंकिंग। ऐसे रिलेट कर लीजिए आपस में, अप ओपन, ओपन मीन्स ओपन थिंकिंग। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समाजीकरण माध्यम है? मतलब बच्चे का शुरू में समाजीकरण होता है, वो कहाँ से होता है? तो फर्स्ट कहाँ से होता है? परिवार से होता है। सेकंड देख लीजिए, अगर सेकंड कई बार पूछ लेते कि द्वितीय समाजीकरण माध्यम, द्वितीय समाजीकरण माध्यम बच्चे का होगा आस पड़ोस। और कभी कभी तृतीय पूछ लेते तो तृतीय क्या होगा? हमारा विद्यालय होगा। फर्स्ट क्या होगा? परिवार होगा। आगे देखिए, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि, जीन पियाजे की थ्योरी हमने बिल्कुल अच्छे से करनी पड़ेगी सीटेट के लिए, क्योंकि इसमें से ज़्यादा नहीं तो 3-4 क्वेश्चन 100% आते हैं। तो इसमें देखिए, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। बच्चों की सोच वयस्कों से भिन्न होती है। ये तो जरूरी नहीं है कि कई टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसमें बच्चों की सोच और वयस्कों की सोच बराबर होती है। बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है, ये भी हो सकता है। बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। लेकिन देखिए, ये दो ऑप्शन है तो हम बिल्कुल तभी के तभी देखते ही कट कर देंगे कि भी ये तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि जिन प्याजे ने ऐसी कुछ बात बोल ही नहीं। लेकिन इन दो क्वेश्चनों में हमें कन्फ्यूजन होगा कि गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है या मात्रात्मक रूप से भिन्न होती है। एक बार देखिए, हमेशा क्या बोला, वैसे तो इसने बिल्कुल थ्योरी में जो फर्स्ट थ्योरी है स्वेदी पेशी अवस्था वाली, उसमें बिल्कुल साफ साफ बोला गया कि गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है बच्चों की। लेकिन कई बार देखिए, हमें कोई बोल 2 डिजिट दे दी, 2 और 6 दे दी डिजिट, इनको ऐसे करो कि भी इनका आंसर, इसके प्लस लगाओ, माइनस लगाओ या डिवाइड करो, कुछ भी करो, इनका आंसर ज़्यादा आना चाहिए। तो किस चीज़ में आएगा? अगर प्लस करेंगे तो 5 हो गया और डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा।
और मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया, 6 हो गया। तो क्या होगी, ऐसे याद कर लीजिए कि गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। गुणात्मक किसी भी चीज़ के बड़ी चीज़ 2 डिजिट में कैसे आएगी, गुणात्मक रूप से भिन्न होगा तभी आएगी ना। तो ये ऐसे याद कर लीजिए कि बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों की विशेषित करता है। जिन पियाजे की अवस्था से पूछा गया है कि पूर्व क्रियात्मक अवस्था ये 2 से 4 ईयर्स की होती है। इसमें क्या है, बच्चों की अनुकरणशीलता, वर्तुल प्रक्रिया, लक्ष्य निर्धारक व्यवहार, विलंबित अनुकरण। ये तो बिल्कुल साफ ही दिखाई दे रहा है कि विचारों की अनुकरणशीलता, ऐसा कुछ जिन पियाजे ने इन चीज़ों के बारे में बोलना ही नहीं है। बच्चे और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। अधिगम के संदर्भ मतलब बच्चों का अधिगम है वो किस प्रकार से अच्छे से होता है, ये सेंटेंस दिए हुए हैं, कौन सा सही है, ध्यान रखना सही पूछा है। बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कार और दंडित करना चाहिए। बिल्कुल कट हो गया ये तो, क्योंकि क्या वर्ड आ गया, दंडित करना चाहिए। ऐसा तो कुछ बोला ही नहीं गया हमारी शिक्षा नीति में, बच्चों को कभी दंडित करना चाहिए उनको। अभी तो किसी प्रकार का दंड देने के लिए शिक्षा नीति बिल्कुल साफ साफ मना करती है। सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम होते हैं। ये फिर भी ठीक लग रहा है। आगे देखिए 1 मिनट, बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरणा तथा सीखने के लिए सह अक्षमता, केवल क्या आ गया, केवल वर्ड। ऐसे वर्ड देखते ही बिल्कुल तभी ऑप्शन को कट कर दिया करो। बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा एवं अधिगम से अक्षमता को निर्धारित एवं सीमित तो है ही नहीं। अधिगम सीमित नहीं है। अधिगम तो क्या है, अधिगम तो व्यापक है। क्या है, अधिगम व्यापक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम है। आगे देखिए, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है, खाली स्लेट के रूप में, छोटे वयस्कों के रूप में, निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में, सक्रिय अन्वेषक के रूप में। देखिए इसका आंसर, जिसका ये क्वेश्चन पेपर है उसने ये आंसर लगाया खाली स्लेट के रूप में। खाली स्लेट के रूप में पता क्या है, बच्चे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कर लेते हैं, उसमें क्या कन्फ्यूजन होती है ये तो ध्यान रह जाता है उनको। अभी खाली स्लेट के रूप में हमने कोई क्वेश्चन किया था और उसका ये आंसर था, लेकिन ये नहीं ध्यान रहता कि पूछा क्या था। यहाँ उन्होंने पूछा होगा कि प्राथमिक शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है, तो प्राथमिक शिक्षा वाला तो ध्यान नहीं रहा। यहाँ पूछा क्या है, प्रगतिशील शिक्षा। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। इसका राइट आंसर क्या होगा, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। आगे देखिए, ले वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम। ले वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम मतलब क्या है, तो क्या ले वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है। इसमें तो पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, कहीं भी ले वाइगोत्स्की दिख जाए, वाइगोत्स्की की किसी भी थ्योरी में, किसी भी ऑप्शन में आपको सामाजिक दिख जाए, सामाजिक अवधारणा, सामाजिक व्यवहार, ऐसा कोई वर्ड दिख जाए समाज से रिलेटेड, तो समझ लेना वही आंसर राइट है 100%। आगे देखना क्वेश्चन नंबर 10, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे। देखो मैंने बोला था ना कि जीन पियाजे से लगभग ज़्यादा नहीं तो 2 या 3 क्वेश्चन 100% आते हैं। इसी क्वेश्चन पेपर में देख लीजिए आप। इसलिए जीन पियाजे की थ्योरी हो सके तो बिल्कुल अच्छे से तैयार करके जाना सीटेट 2020 के लिए। आगे देखिए, जीन पियाजे के अनुसार बच्चों को पुरस्कार व दंड कट कर देना, क्योंकि दंड वर्ड आ गया, ऐसे तो कुछ बोला ही नहीं गया। दंड ताते, दंड, केवल, भी, सीमित, ऐसे वर्ड देखते ही बिल्कुल तभी के तभी क्वेश्चन ऑप्शन को डिलीट कर देना। कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनको देखते ही ऑप्शन बिल्कुल तभी के तभी कट जाता है, जैसे केवल, भी, दंड, ऐसे वर्ड देखते ही तभी के तभी क्या करना है, ऑप्शन को कट करना, इग्नोर कर देना। तभी क्या करना है, इग्नोर करना। आगे देखिए, ज्ञान को सक्रिय रूप से संचित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। प्रेक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करते हैं। ये बात भी ठीक है। को उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के सावधानी पूर्वक नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जाता है। देखिए ये सेंटेंस तो चारों के चारों ठीक है, लेकिन पूछा क्या है, जीन पियाजे के अनुसार। जो ये वाला सेंटेंस है ना, उद्दीपन अनुक्रिया, ये तो पावलोव के अनुसार हो गया।
प्रेक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं। दूसरों का अवलोकन करने की बात जीन पियाजे ने नहीं बोली है, वैसे बोला तो है लेकिन उनकी थ्योरी में नहीं बोली है। उन्होंने नैतिक विकास का जो टॉपिक दिया है ना जीन पियाजे ने, जीन पियाजे का एक टॉपिक भी है नैतिक विकास। क्या है? नैतिक विकास। उसमें बोला है जीन पियाजे ने कि बच्चे अनुसरण करके व्यवहार को सीखते हैं, लेकिन ये वाली चीज़ कोहलबर्ग ने भी बोली है। इसमें देखिए, ज्ञान को सक्रिय रूप से संचित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते तथा अन्वेषण करते हैं। जीन पियाजे ने क्या बोला कि जैसे जैसे बच्चा अवस्था में आता जाएगा वैसे वैसे बच्चा सीखता जाएगा। आगे देखिए तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम खालिस्तान से खालिस्तान तक है। अब इसका राइट आंसर देखिए क्या लगाया हुआ है, परिष्कृत चालक विकास, परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास। हाँ देखिए ठीक लगाया हुआ है। कोई भी क्वेश्चन है स्थूल से सूक्ष्म, स्थूल से सूक्ष्म, कोई भी छोटा बच्चा है वो पहले क्या सीखता है? पहले वो बड़ी चीज़ सीखता है, फिर उसके बारे में वो अलग अलग टाइप से सीखता है। ऐसे देख लीजिए, ऐसे इसको याद रखने की या समझने की कोशिश कीजिए। ये अपरिष्कृत चालक विकास या परिष्कृत, ये वर्ड ओनली क्या है? बच्चे को पजल करने के लिए दिए गए हैं। इसमें देख लीजिए ये मोटर डेवलपमेंट और फाइन मोटर डेवलपमेंट, इनको याद कर लीजिए, इनसे अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास और परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास। आगे देखिए, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? वयस्कता मतलब बच्चा वयस्क होना शुरू हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? किशोर अवस्था बोलते हैं। किशोर अवस्था में बच्चे में वयस्क के गुण आने शुरू हो जाते हैं। किशोर अवस्था कब से शुरू होती है? किशोर अवस्था 12 वर्ष से शुरू होती है। आगे देखिए, एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए, उन्हें अस्वीकार करना। एक देखिए वर्ड, देखिए अस्वीकार करना, नेगेटिव वर्ड तो सीटेट में एक भी लेना ही नहीं है, देखते ही ऑप्शन को कट कर देना है। उनकी अपेक्षा करनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। ये तो ऑप्शन साफ साफ कट गए। तो राइट आंसर क्या हो गया? उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। आपने कोहलबर्ग की थ्योरी पढ़ी होगी, इतनी फेमस तो थ्योरी है कोहलबर्ग की, और उसमें यही फेमस उसका उदाहरण है। हर एक थ्योरी में कहीं से भी कर लीजिए आप, यही आपको एग्जाम्पल दिया जाएगा। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए, वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोहलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? तो किस अवस्था के अंतर्गत? सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, ये तो कोहलबर्ग की थ्योरी नहीं है। यंत्रणीय उद्देश्य अभिविन्यास, सामाजिक क्रम नियंत्रण अभिविन्यास, दंड एवं आज्ञापालन अभिविन्यास, ये वाली है। क्या उसको ये भी पता है अभी तू इसकी दवाई की चोरी नहीं करेगा तो तेरी पत्नी की जान जाएगी, अगर दवाई की चोरी कर ली तो तुझे दंड मिलेगा। तो इसमें देखो अपने आप पता कि जेल भेज दिया जाएगा, जेल भेजना मतलब क्या है? दंड देना। तो अपने आप सीधा रिलेटेड हो रहा है, इसको क्या आएगा? दंड व आज्ञापालन। अगर आपको लेवल पूछा जाए, लेवल, तो लेवल कौन सा है इसका? सेकंड। और स्टेज पूछी जाए आपको तो स्टेज है ये 4। क्या ये चीज़ ध्यान रखना, कई बार लेवल और स्टेज अलग अलग पूछ लेता है। तो इसमें लेवल कौन सा आपका? सेकंड, और स्टेज कौन सी आपकी? 4। आगे देखिए, मौखिक स्वाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं, ये किसकी है? लेवाइगोत्स्की है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। इसमें बच्चे ज़्यादातर अहम केंद्रित का वार्ता लगाते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन हर बार गलत होता है बच्चों का, तो इसलिए प्लीज़ इस क्वेश्चन देखिए, इंपोर्टेंट भी लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को ध्यान से याद कर लेना या समझ लेना, जो तुम्हारी मर्जी, जैसे भी करो। मौलिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेवाइगोत्स्की क्या कहते हैं? व्यक्तिगत वार्ता। क्या कहते हैं लेवाइगोत्स्की? उन्हें अपने आप से बातें करना, उनको क्या बोलेंगे? व्यक्तिगत वार्ता। खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसायों व रंगों की विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या कहलाता है?
ये देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, खिलौने। जैसे बच्चों को बॉय को बोल देते कि नहीं बेटा तुझे तो ओनली बैट बॉल के साथ खेलना है, और लड़कियों को बोलते नहीं तुझे बैट बॉल के साथ नहीं खेलना, ओनली गुड़ियों के साथ खेलना है। तो क्या ये सब ये जेंडर रूढ़िवादिता, मतलब पहले हमारी दादी नानी है उनसे कभी ये बात सुनने को आपको जरूर मिल जाएगी, वो ऐसे ही बोलती। तो क्या ये चीज़ जेंडर रूढ़िवादिता। एक शिक्षक को चाहिए कि शिक्षक को यह संप्रेषित करे कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करता है एवं महत्व देती है। वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करे। कट गया तुलना। विद्यार्थियों के बीच तुलना कभी नहीं करनी चाहिए। वे विशेष संस्कृति किसी विशेष संस्कृति को महत्व नहीं देना चाहिए। सभी संस्कृतियाँ, सभी धर्म सब समान है। यह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधताओं की अनदेखी करते हैं। ये भी क्वेश्चन कट गया। तो ऐसे वर्ड देखते ही अपने आप ऑप्शन कट जाएगा और राइट आंसर अपने आप पता चल जाएगा। सीटेट क्रैक करने के लिए मेन बात क्या है, ऑप्शन को हटाना सीखो। ऑप्शंस हैं उनको काटना सीखो, राइट आंसर तो अपने आप पता चल जाएगा। निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? समावेशी शिक्षा की। राइट है ये भी बिल्कुल। क्या आएगा इसका? समावेशी शिक्षा की। तो 2009 की जो शिक्षा नीति है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, उसमें क्या बोला गया? उसमें ज़्यादातर जोर समावेशी शिक्षा पर दिया गया कि बच्चों को एक साथ को रिलेटेड करके पढ़ाना चाहिए। खालिस्तान यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तो ये क्या है? एक समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार क्या कहलाता है? समावेशी शिक्षा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? क्या बोला गया कि मुख्य प्रक्रिया नहीं है, इस नहीं का ध्यान रखना। इसी की वजह से सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। अधिगम द्वारा सार्थक अधिगम घटित, अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया। सही बात है, ये भी आपस में अन्वेषण करना और पारस्परिक क्रिया करना। कंठस्थ एवं स्मरण करना, पुनरावृत्ति एवं अभ्यास करना, ये भी जरूरी है। निर्देशन और संचालन करना, ये भी जरूरी। तो क्या हो गया? हम नेगेटिव निकालते हैं, तो इसमें नहीं पूछा तो नहीं में नेगेटिव क्या होगा? कंठस्थ और स्मरण करना। बच्चों को रटवाना तो कभी भी चाहिए ही नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ कै के बच्चों को स्तंभ ख में उनकी प्राथमिक विशेषताओं के सही मिलान को प्रस्तुत करता है? प्रतिभाशाली। प्रतिभाशाली बच्चे क्या कैसे होते हैं? जल्दी सीख लेते हैं, कुछ भी चीज़ है उनको जल्दी समझ में आ जाती है। तो इसका क्या हो जाएगा? शीघ्रता से और स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता। अधिगम असक्तता, अधिगम असक्तता वाले बच्चे क्या है? अधिगम उनको, वो अच्छे से पढ़ नहीं सकते। जैसे हम हिंदी पढ़वाते हैं उनसे, तो वे अच्छे से पढ़ नहीं पाते हिंदी को। तो इसका क्या होगा? धारा प्रवाह, पढ़ने में कमी है। धारा प्रवाह का मतलब आगे देखिए, हिंदी पढ़वाने लग गए बच्चे को तो वो लगातार हिंदी को पढ़ नहीं पाते, बीच में रुक रुक के बोलते हैं। वो जैसे किसी अक्षर पे अटक गए, उनको जोड़ना नहीं आता उनको, तो उसमें क्या, वो अधिगम असक्तता होती है उनकी। आगे देखिए, सृजनात्मकता। सृजनात्मकता का आपको पता ही होगा। सृजनात्मकता कोई नई चीज सृजन करना, अपने मूल विचार डालना उसमें, किसी दूसरे की नकल न करके स्वयं के खुद के मूल विचार करना। तो इसमें क्या हो गया? मूल समाधानों के बारे में सोच सकता है। क्या आएगा इसमें? मूल समाधानों के बारे में सोच सकता। अवधान कमी, अति सक्रियता, व्यक्तिक्रम। तो इसमें क्या आ जाएगा? आसानी से विचलित होने की आदत। तो अवधान का मतलब होता है ध्यान। अवधान का मतलब क्या होता है? ध्यान। अवधान कमी मतलब ध्यान की कमी, अति सक्रियता, व्यक्तिक्रम। बच्चे में अगर ध्यान की कमी, कंसंट्रेशन नहीं होगा बच्चे में, तो क्या होगा? वो शीघ्रता से विचलित हो जाएगा, आसानी से विचलित हो जाएगा, कभी इस ऑप्शन पे कभी उस ऑप्शन पे। आप इसी टेट में देख लीजिए, ध्यान उस टाइम इतना माइंड पे प्रेशर होता है कि ध्यान हमारा कंसंट्रेशन बन ही नहीं पाता। कभी तो ये ऑप्शन सही लगता है, कभी ये सही लगता है, कभी ये सही लगता है। तो ऑप्शन को इस चीज़ के लिए काटना सीखिए। बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। बिल्कुल सही बात है। शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं एवं बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है। नियंत्रित तो करना नहीं चाहिए बच्चों को। वे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं। पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों का रटवाना नहीं चाहिए, याद नहीं करवाना चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए। वे श्यामपट्ट प्राध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों को नकल करते हैं, नकल भी नहीं करनी चाहिए। तो ये कुछ वर्ड ऐसे दे देते हैं कि इनको देखते ही तभी के तभी है ना कट जाता है। जैसे इसमें दिया गया कि तथ्यों को याद करते हैं, नियंत्रण करते हैं, तो इनको देखते ही तभी के तभी पटक देने से क्या कर दिया करो, काट दिया करो ऑप्शन को। आगे देखिए,
इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 का 1। आगे देखिए, बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने से रोकना चाहिए, गलत हो गया। पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, राइट आंसर हो गया। पूछने के लिए क्या करना चाहिए, बच्चों को क्वेश्चन पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। आगे देखिए, सृजनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम अनुभव के परिणाम के रूप में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया, एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है, एक निष्क्रिय एवं व्यक्तिगत प्रक्रिया, जानकारी के अर्जन के लिए अर्जन की प्रक्रिया। तो क्या आ जाएगा, एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब शिक्षक, क्या बोला गया इसमें, जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब शिक्षक, पता क्या होता है, कई बच्चे शिक्षक के इतने प्रिय होते हैं कि बच्चों को ही पता होता है कि कुछ काम कर लिया, हाँ मैम तो मुझे पक्का शाबाश बोलेगी, बहुत अच्छा काम किया। तो इसके लिए बच्चे क्या है, अच्छा काम करेंगे, अच्छी राइटिंग करेंगे। सीखने के लिए भी बिल्कुल क्या आ जाएगा इसका आंसर, सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित होते हैं। बच्चों की गलतियाँ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया महत्वहीन है। महत्वहीन क्यों है भाई, महत्वहीन हो जाएंगे तो गलतियों का उनको कैसे पता चलेगा कि कौन सी उनकी गलती है कौन सी नहीं है। प्रदर्शित करती हैं कि बच्चे कितने लापरवाह हैं, नहीं भाई ये तो नहीं हो सकता। बच्चे थोड़े ना गलती करते, गलती तो हम भी करते, बहुत गलतियां करते हैं। तो बच्चे कैसे लापरवाह हो गए भाई। बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देना चाहिए, तुरंत थोड़ी ना सुधर जाएगी। अगर बच्चों में बच्चे बहुत सारे मिस्टेक करते हैं और उनको हम बोलते कि अभी ठीक करके लेके आए उनको, तो कैसे करेगा बच्चा। अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचार में एक अंतर्दृष्टि होती है, हाँ ये बात सही है। गलतियाँ क्या है, अधिगम का एक भाग। अगर बच्चा अधिगम करेगा, सीखेगा तो गलतियाँ भी करेगा। इंसान तो गलतियों का पुतला है, तो उनके विचारों में अंतर्दृष्टि होती है। मूल्यांकन को वस्तुनिष्ठ प्रकार से लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए, एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। हाँ, मूल्यांकन क्या होना चाहिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का भाग होना चाहिए। इससे हमें बच्चों की कमियों के बारे में पता चलता है और हम पता लगा सकते हैं कि बच्चों को किस चीज़ में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 28, नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है। जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। अच्छा, अनुवांशिकता एवं पर्यावरण संबंधी नहीं भाई, इसमें अनुवांशिकता कहाँ से अगर कहाँ से पर्यावरण यूज हो गया। संज्ञान एवं स्वेग अलग नहीं है, संज्ञान एवं स्वेग संबंधित है, अनुवांशिकता एवं पर्यावरण अलग नहीं है। इसमें देखिए जिसका क्वेश्चन में प्रश्न क्या लगाया, अनुवांशिकता एवं स्वेग पर्यावरण संबंधित है, ये नहीं इसका आएगा संज्ञान एवं स्वेग अलग नहीं है। देखिए कोई बच्चा उसके माइंड में एक बात ये सेट हो गई कि मैं तो ये काम कर ही नहीं सकता। जैसे कोई बच्चा है, बच्चे बोलते हैं कि मुझे तो मैथ आता ही नहीं, इंग्लिश नहीं आती, तो उनके मन में ये बात बिल्कुल सेट हो जाती है माइंड में कि मुझसे तो ये चीज़ होगी ही नहीं। तो इस वजह से क्या, जैसा वे सोच लेते हैं वैसा ही वे करते हैं। तो संज्ञान और स्वेग अलग नहीं है, ये आपस में कोरिलेटेड है, जुड़े हुए हैं। एक शिक्षक बच्चे को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने के लिए सक्षम बनाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित करता है। बच्चों को प्रभावी रूप से, एक बार है ना सीटेट क्रैक करने के लिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो। क्वेश्चन क्या, बच्चे क्वेश्चन पेपर को इतना ऐसे लगाते हुए मैम बोल देती है कि पेन नहीं चलाना। क्यों नहीं भी चलाना भाई, ऐसे कर लीजिए कि एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से मेन लाइन उसको ऐड बना लीजिए, उनको एडिंग लाइन कर लीजिए उनकी, ताकि दोबारा क्वेश्चन पेपर ना पढ़ना पड़े, दोबारा क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े। पर ना बड़े बड़े क्वेश्चन देते, ये देखिए क्वेश्चन अगर इसमें मेन हेडिंग ऐसे ये बना रखी है, ऐसे बना ले, तो अगर दोबारा पढ़ेंगे तो जल्दी समझ में आएगा, वरना यहाँ से फिर दोबारा पढ़ो। उस टाइम तो डिप्रेशन भी इतना होता है कि इतनी बड़ी ये देख के डेफिनेशन से वैसे ही दिमाग घूम जाता है। आगे देखिए, बच्चों को समस्या के बारे में सहज अनुभूति, अनुमान लगाने एवं बहु विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके पाठ्यपुस्तक के सभी प्रश्नों के व्यवस्थित तरीके से समाधान लिखा कर। नहीं भी ऐसे थोड़ी ना कि पाठ्यपुस्तक में जो दिया है और उसके समाधान बिल्कुल क्रमबद्ध लिखवा दो आप उनको। पाठ्यपुस्तक से एक ही प्रकार के प्रश्न के उत्तर के अभ्यास के लिए पर्याप्त मात्रा में अवसर देना नहीं। पाठ्यपुस्तक में दी गई सूचनाओं को कंठस्थ, ये भी गलत हो गया। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों को समस्याओं के बारे में सहज अनुभूति, अनुमान लगाने एवं बहु विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करना। कोई भी ऑप्शन
दे दीजिए बच्चे को, ऑप्शन दे दीजिए, कोई भी टॉपिक दे दीजिए, उस समस्या का समाधान करने के लिए बोलिए। इससे बच्चे का क्या है, चिंतन की क्षमता ही बढ़ेगी और उनकी बोलने का तरीका ही बढ़ेगा, उनकी चिंतन क्षमता का विकास होगा और वे अपने मन के विचारों को भी आपके सामने व्यक्त करना सीख जाएंगे। वह विधि जिनके प्रयोग से विद्यार्थियों को सब पहल एवं प्रयास शामिल है, निम्न में से किसका उदाहरण। वह विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की सब पहल एवं प्रयास शामिल है, उनमें से किसका उदाहरण है। अच्छा, क्या बोला है इसमें कि वह विधि बतानी है जिसमें बच्चों का स्वयं का प्रयास शामिल हो। परंपरागत विधि, अंतर्वैयक्तिक विधि, निगमनात्मक विधि, अधिगमकर्ता विधि। इसमें तो अधिगमकर्ता कौन होता है, सीखने वाला, सीखता कौन है, विद्यार्थी सीखता है, तो इसमें क्या हो गया, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि। तो क्या आएगा इसका, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि। तो ओके, तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। थैंक यू।